नमस्कार दोस्तों। प्रथम आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी जो है रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चली रही है। कंबोडिया और थाईलैंड में भी अभी हाल ही में सीज फायर हुआ है। ताइवान, अमेरिका और जापान को लेकर एक अलग ही बैटल चल रही थी। ये सारी चीजें चली रही थी दोस्तों, तब तक आज ये न्यूज आई कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक फुल फ्लेज स्ट्राइक कर दिया। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज की पुष्टि की है कि उन्होंने एक लार्ज स्केल स्ट्राइक किया है यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला पर, और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया है। तो दोस्तों, आज हम इस इशू को डिटेल में जानेंगे कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला के बीच में ऑल ऑफ ए सडन ऐसी चीजें क्यों क्यों हो गई, जो कि अभी पहले इसके बारे में हम सब लगभग एक प्रोबेबिलिटी ही थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये चीज हो जाएगी ऐसा पूरी दुनिया को नहीं लग रहा था। तो अब दोस्तों हम इस इशू को डिटेल में देखते हैं कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर आक्रमण क्यों किया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला जो है अमेरिका में एक नार्को टेरर फैला रहा है। नार्को टेरर का मतलब हुआ कि जो ड्रग्स हैं और कोकीन है, जो इस तरह के इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स हैं, वो जो है वेनेजुएला से अमेरिका में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग फ्रॉम वेनेजुएला किलिंग अमेरिकन्स। तो और उन्होंने आगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि जब उनकी सेना ने वेनेजुएला से आ रही शिप्स पर आक्रमण किया, यानी कि अटैक किया, तो उन्होंने उसमें कोकीन और अलग अलग तरह के नार्को सब्सटेंसेस पाए। तो इस चीज की पुष्टि भी होती है उनके अनुसार कि जो है वेनेजुएला इस चीज में इन्वॉल्व था। और साथ ही साथ दोस्तों देखते हैं, एक यहाँ पे बहुत ही जरूरी चीज है जो हमें जान लेनी चाहिए, पावर एंड ऑयल पॉलिटिक्स। देखिए दोस्तों, ऑयल पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका की एक ऐसी कंट्री है कि इसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। सबसे ज्यादा जो है ऑयल रिजर्व्स इसके पास है, इसलिए वेनेजुएला पर अमेरिका की हमेशा से नजर रही है। अमेरिकन जो ऑयल कंपनीज हैं उनकी नजर हमेशा से रही है कि हम इस ऑयल को यूज करें, यानी कि वेनेजुएला में हमारी प्रेजेंस हो, हम वहां से ट्रेड कर सकें। तो ये पावर एंड ऑयल पॉलिटिक्स भी इस चीज के पीछे इन्वॉल्व है। दोस्तों, इन सारी चीजों को काफी लंबे समय तक यूनाइटेड स्टेट्स ने अलग अलग इश्यूज को लेकर वेनेजुएला पर ब्लॉकेज भी किया था, और बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए, जिससे जो है वेनेजुएलन इकोनॉमी जो है इम्पैक्ट हुई है। तो आगे दोस्तों देखते हैं इशू में क्या क्या है। तो ये मैप है। सबसे पहले हम इस मैप को देख लेते हैं दोस्तों। ये वेनेजुएला है, यहाँ पर यह है इसकी राजधानी कैराकस, और ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का मेन लैंड है जो यहाँ तक आता है। यहाँ पे जो आप देखेंगे, यहाँ से इसके नीचे मैक्सिको है। तो ये सारा जो रीजन है ये इस समय काफी वोलेटाइल होने जा रहा है, क्योंकि ये जो है ये सारे बेल्ट जो वेनेजुएला के अंडर आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह है दोस्तों। अब देखेंगे हम कि आखिर वेनेजुएला का इस वॉर पे क्या कहना है, आखिर क्या रिएक्शन है वेनेजुएला का। वेनेजुएला ने कहा है कि ये जो है सिंपली एक यूनाइटेड स्टेट्स का वेनेजुएला के खिलाफ एक मिलिट्री एग्रेशन है। वेनेजुएला ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि वेनेजुएला के जितने भी मिनरल रिसोर्सेस हैं और ऑयल है, इन सब पे उसका एक तरह से कुछ कहना हो, यानी कि उस पे कुछ ना कुछ उसका अधिकार हो। और सीआईए, वेनेजुएला का कहना है कि सीआईए काफी दिन से जो है कोवर्ट ऑपरेशंस चला रहा है कि किस तरह से हम जो है यहाँ के गवर्नमेंट को इम्पैक्ट करें, किस तरह से हम यहाँ की इकोनॉमी को डैमेज करें, ताकि किसी न किसी तरह से यूएस कंपनीज की यहाँ पे एंट्री हो पाए। और वेनेजुएला ने अपने अपने देश में एक इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी है। दोस्तों, अब तो हमने ये देख लिया कि आखिर इसमें अमेरिका का क्या कहना है, क्यों ये लड़ाई हो रही है, और इस पे वेनेजुएला का रिएक्शन क्या है।
दोस्तों इसमें ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला के बीच में हिस्टोरिकली रिलेशंस कैसे रहे हैं। क्योंकि जब तक हम ये ना जाने कि हिस्टोरिकली रिलेशंस कैसे रहे हैं, हम आज की ये परिस्थिति को समझने में हम मतलब अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1999 तक 1999 तक वेनेजुएला के अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। वेनेजुएला में अमेरिकन कंपनीज प्रेजेंट थी और यहाँ से ऑयल की सप्लाई भी होती थी और सब चीज़ें अच्छी थी। चीज़ें तब बदली जब 1999 में वेनेजुएला की प्रेसिडेंसी मिली ह्यूगो सावेज को। ह्यूगो सावेज, आप लोगों ने बहुत ही इनका नाम सुना होगा जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं और किसी भी तरह से अगर एकेडमिक्स में इन्वॉल्व है। ह्यूगो सावेज एक सोशलिस्ट थे। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने जब ह्यूगो सावेज 1999 में, तो इन्होंने ऑयल सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया। दोस्तों जब भी कोई सेक्टर नेशनलाइज हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि वहां उस सेक्टर पे गवर्नमेंट की एक तरह से ऑटोनॉमी होती है और किसी भी प्राइवेट प्लेयर को इंटरनल और एक्सटर्नल एक तरह से आप कह सकते हैं कि एंट्री नहीं मिलती है। तो टेंशन यहाँ से शुरुआत हुई जब ऑयल सेक्टर नेशनलाइज हो गया। अब ऑयल जैसी कमोडिटी अगर किसको नेशनलाइज हो जाएगी, वो भी ऐसे देश में जो अमेरिका का नेबर है, तो इसके कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। ह्यूगो सवेज ने सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लिया। उनकी पॉलिसीज एंटी इंपीरियलिस्ट थी। अब हम देखेंगे एंटी इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज क्या क्या होती हैं, ये हम आगे देखेंगे। हम इंपीरियलिज्म के बारे में देखेंगे क्या होता है आगे वाली स्लाइड में, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इन्होंने सोशलिज्म अडॉप्ट किया, एंटी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी इनकी थी। इन्होंने क्यूबा, रसिया, चाइना, जितने भी ऐसे देश थे जो कि सोशलिस्ट थे। दोस्तों इसमें आपको एक चीज जाननी है कि कोल्ड वॉर के समय पूरी दुनिया दो ब्लॉक्स में थी। एक था कैपिटलिज्म का ब्लॉक और दूसरा था सोशलिज्म का ब्लॉक। तो क्यूबा, रसिया और चाइना ये सब सोशलिज्म के ब्लॉक थे और अमेरिका कैपिटलिज्म के ब्लॉक में था। तो जो भी कंट्रीज सोशलिज्म के ब्लॉक में होती थी वो एक तरह से टैसिटली, मतलब कि ये अंडरस्टूड था कि वो यूएस की एंटी है। तो जब वेनेजुएला इस ब्लॉक में चला गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंसीडर किया जाने लगा कि ये जो है अब अमेरिका का एलाई नहीं है और ये रसिया के खेमे में जा चुका है। तब से आज तक वेनेजुएला ने हमेशा कंप्लेन किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स का अटेम्प्ट रहा है यहाँ पे कू कराने का, यहाँ पे रिजीम चेंज करने का, यहाँ की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को प्रभावित करने का, यहाँ पे रिजीम चेंज के लिए ट्राई करने का, यहाँ की सॉवरेनिटी को और इंटीग्रिटी को इम्पैक्ट करने का। तो वेनेजुएला ने बहुत सारी चीज बातें कही हैं कि अमेरिका ऐसा करता आया है। तो हम देखेंगे कि 1999 से जो है ह्यूगो सवेज के आने के बाद रिलेशंस जो है धीरे धीरे बिगड़ते गए। अब दोस्तों इसमें एक चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें जान लेनी चाहिए। देखिए वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला, ये वेनेजुएला का मैप ऐसे यहाँ पे वेनेजुएला होगा। वेनेजुएला ने जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे रही है, वेनेजुएला ने अपने इंटरनल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। यानी कि कंट्री ने कभी भी अपने इंटरनल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ के लीडर्स को हमेशा ये लगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है हम इस रिसोर्सेस को बेचेंगे, हम इन रिसोर्सेस को बेचेंगे, बाहर बेचेंगे और वहां से जो हमें डॉलर्स मिलेंगे या फिर जो करेंसी मिलेगी उससे हम अपनी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, यानी कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों की जितनी भी चीजें हैं उसको हम उस डॉलर से या फिर जो भी पैसे में मिल रहे हैं उससे खरीद लेंगे। तो ऑयल तो है, एक्सपोर्ट करने के लिए चीजें तो हैं, लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट नहीं है। इंटरनली इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं थी क्योंकि उन्हें लगा कि ऑयल तो बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो अब क्या हुआ, जब भी ब्लॉकेज हुआ तो ऑयल बिकना बंद हो गया, ऑयल बिकना बंद हो गया। अब जब ऑयल नहीं बिकेगा तो करेंसी नहीं मिलेगी और करेंसी नहीं मिलेगी तो आप बाहर से कोई चीज खरीद नहीं पाओगे। जब आप बाहर से कोई चीज खरीद नहीं पाओगे तो अकाल तो पड़ ही जाएगा क्योंकि आपने इंटरनल डेवलपमेंट पे तो ध्यान ही नहीं दिया है। आपने इंटरनल डेवलपमेंट पे तो ध्यान ही नहीं दिया है तो आपको खरीदने के लिए करेंसी तो चाहिए ही बाहर से। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन को कहते हैं रिसोर्स कर्स। रिसोर्स कर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप कभी भी आंसर लिखें तो इस वर्ड को जरूर लिखें और इम्फेसाइज करके लिखें कि जब देशों के पास रिसोर्स ज्यादा होते हैं तो वो अपने इंटरनल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं और किसी वजह से अगर एक्सपोर्ट बैन हो जाए तो उनके पास एक्सटर्नल करेंसी नहीं होती और फिर वो लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो
एक तरह से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों एक और टर्म है जिसे हम जानेंगे, नियो इंपीरियलिज्म। नियो इंपीरियलिज्म ये कहा जा रहा है कि ये वेनेजुएला नियो इंपीरियलिज्म का विरोधी है। वेनेजुएला को नियो इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज पसंद नहीं है। तो आखिर ये होता क्या है नियो इंपीरियलिज्म? देखिए, जब भी इंपीरियलिज्म होता है, इंपीरियलिज्म क्या होता था? कॉलोनी बना लेना, इकोनॉमिकली कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करना। लेकिन नियो इंपीरियलिज्म क्या है? नियो इंपीरियलिज्म ये है कि कंट्रोल विदाउट फॉर्मल कॉलोनाइजेशन। कंट्रोल विदाउट फॉर्मल कॉलोनाइजेशन यानी कि कंट्रोल आप करेंगे बिना उस जगह को कॉलोनाइज किए। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल, साथ साथ मिलिट्री इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो कि वो कंट्री सॉवरेन होते हुए भी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज ना कर पाए। तो ये जो होता है, ये थ्योरी जो होती है न्यू इंपीरियलिस्ट थ्योरी होती है। तो इसीलिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर इतने सारे मतलब इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, मिलिट्री हो, हर तरफ से इतना ज़्यादा उसको कैप्चर कर लिया कि अंततः जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और पावर और आइडियोलॉजी की आप जानते ही हैं कि पावर जो है, पावर तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स है। और ऑयल, जहां भी पूरी दुनिया में ऑयल ज़्यादा है वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे अमेरिकन प्रेजेंस है। तो ऑयल तो इनकी फेवरेट चीज़ है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, वो चाहे जितने भी रीजन्स हो जहाँ पे ऑयल ज़्यादा है, वो कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पे यूएस की हेजेमोनी और यूएस का इन्फ्लुएंस तो है ही। दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये नेक्स्ट बिग वॉर होगा? क्या दुनिया एक और इतनी बड़ी लड़ाई अफोर्ड कर सकती है? आजकल आप देखेंगे कि हर जगह टेंशन चल रही है। अभी इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया, थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई चल रही थी, ताइवान, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का इशू चल रहा था, यूक्रेन और रसिया का वॉर जो है वो तो 3 साल से ज़्यादा, लगभग 4 साल होने वाले हैं, वो तो चल ही रहा है। तो क्या दुनिया इस मोड़ पर इतनी बड़ी लड़ाई को अफोर्ड कर सकती है? तो दोस्तों ये तो हमें आगे देखना होगा कि आखिर इसमें क्या होता है। सब तो यही चाहेंगे कि पीस आ जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब देखते हैं कि ग्लोबल रिएक्शन क्या है, क्योंकि ग्लोबल रिएक्शन ही डिटरमाइन करेगा कि इस वॉर का आउटकम क्या होगा। तो दोस्तों को, कोलंबिया, क्यूबा, ईरान, ये सारी कंट्रीज जो है इन्होंने इसे क्रिमिनल एक्शन कहा है कि ये तो क्रिमिनल एक्शन है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेन ने कहा है कि भाई हम मेडिएशन करेंगे, हम इस लड़ाई को खत्म करने के लिए मेडिएशन करने के इच्छुक हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो को पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, उन्होंने रिगिंग की है इलेक्शन में और बहुत सारी चीजें हैं। और उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया है। लेजिटिमेसी मतलब कि वो लीगल तरीके से प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने भी वहां के प्रेसिडेंट का विरोध किया है। लेकिन रसिया ने आउटवर्डली इस अटैक को कहा है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन, यानी कि ये एक तरह से अग्रेशन है वेनेजुएला के खिलाफ और ये वायोलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। तो रसिया ने इसको बहुत ही कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो युद्ध है, ये जो अभी शुरू हुआ है, देखते हैं कि इसका क्या अंत है और क्या दुनिया में अब भी कॉलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म, ये सारी चीज़ों को ख़त्म हो जाने के बाद भी क्या अभी भी जो एक कहते हैं कि राइट ऑफ माइट और जिसको रियलिस्ट थॉट कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है पावर पॉलिटिक्स पे ही चलती है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और कि किसी भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ़ायदा किसी भी कंट्री को तभी होता है जब वो कंट्री खुद पावरफुल होती है। क्या ये बातें सही हैं? क्योंकि इस तरह के अटैक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को दर्शाते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इस लड़ाई में क्या होता है। हम तो यही चाहेंगे कि जो है एक पीस प्रिवेल हो जाए। तो जैसे भी दोस्तों इसमें कोई भी नई घटना घटेगी इस लड़ाई से रिलेटेड, तो हम आपको उसके बारे में बिल्कुल अवगत कराएंगे। तो अब तक इस वीडियो को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो है चैनल, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।